आ रही मुझे। हाँ, दोनों से ज्वाइन कर लेना है। यहीं से ज्वाइन कर लो, उनको कर देना, पासवर्ड बता दो। हेलो। देखिए, मैंने कहा था रेडियो एक्टिविटी की शीट डिस्कस होगी। हेलो, चैट बॉक्स पे लिखो जरा, आवाज आ रही है मेरी? शिवानी ना, ये लोग भी आ जाएंगे। तुम लोग तो ज्वाइन कर लो, यहीं से ज्वाइन करते हुए चलिए। मैंने कहा था रेडियो एक्टिविटी की शीट डिस्कस करूंगा आज मैं, और साथ ही साथ इलेक्ट्रोस्टैट्स भी स्टार्ट करूंगा। तुम्हारा कुछ छूटा तो नहीं शिवानी? क्योंकि तुम 2-3 दिन से क्लास मिस हो रही थी तुम्हारी। एक्चुअली मैंने आज पुराने लोगों के लिए रखा है, मैंने बात लॉजिक गेट्स वगैरह मैंने बता दिए थे। लॉजिक गेट्स वगैरह, जंक्शन टाइम, लॉजिक गेट समझ में आए कि नहीं आए तुम लोगों को? लॉजिक गेट, एंड, नॉर। एक्चुअली तुम्हारा रिप्लाई नहीं आ रहा कुछ भी, क्या दिक्कत है कोई? क्या कुछ दिक्कत है क्या? कम्युनिकेशन में दिक्कत है क्या? चैट बॉक्स में ही लिख दो, जिससे मुझे लगे कि हाँ मेरी आवाज पहुंच रही है तुम्हारे पास। चैट बॉक्स पे लिखो शिवानी अगर आवाज आ रही है, क्योंकि जो भी ज्वाइन करने वाले हैं आज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के डाउट्स लूंगा मैं। क्या? अरे ठीक है, चलो। तुम्हें रेडियो एक्टिविटी की शीट मिल रही है ना? रेडियो एक्टिविटी की शीट मिल रही है ना? हाँ, तो उसके अपनी प्रॉब्लम नंबर लिखो, क्या क्या नहीं आई है। अपनी प्रॉब्लम सब लोग डाल दें, जो जो नहीं आई है। जो जो नहीं आई है वो लोग ज्वाइन कर लें। मतलब वो लिख दें कौन कौन से डाउट नहीं आए हैं, कौन कौन से डाउट हैं एग्जैक्टली। वैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट शीट है। एटॉमिक मास ऑफ मेनी एलिमेंट्स आर नॉट इन होल नंबर्स बिकॉज ऑफ द अकरेंस ऑफ। हाँ, रिवीजन तो ही नहीं, जेई मेंस की दी थी ना शीट, ये नहीं दी थी? हेलो, दी थी कि नहीं? ये मैंने रेडियो एक्टिविटी की रिवीजन दी थी कि नहीं? कोई रिप्लाई करे। ये वाली शीट दी थी मैंने, रिवाइजल, हाँ या ना? यस सर। ये है ना, रिवाइजल प्रॉब्लम फॉर जेई मेंस में एटॉमिक मासेस ऑफ मेनी एलिमेंट्स आर नॉट इन होल नंबर्स बिकॉज ऑफ द अकरेंस ऑफ। ये देखो पहला क्वेश्चन देखो जरा, इस तरह की शीट दी है कि नहीं मैंने? हेलो, ये वाली शीट मिली है कि नहीं मिली, इसका बताओ मुझे आप। ये वाली शीट मिली है कि नहीं? ये सब है, समझ में आ गई? हाँ, हेलो, ये वाली शीट मिली कि नहीं मिली, ये मुझे बताओ एग्जैक्टली। या डीपीपी 3 मिली है? मास, अरे जल्दी बता दो, मैं स्टार्ट कर दूं फिर। हेलो, रेडियो एक्टिविटी एंड लॉ ऑफ रेडियो डिसइंटीग्रेशन, ये मिली है क्या? चलिए मैं बता देता हूँ कौन सी शीट मिली है। डीपीपी 3 मिली है या रिवाइजल जेई मेंस की मिली है? सर डीपीपी 3। हाँ, डीपीपी 3 को चलो, डीपीपी 3 भी इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, रेडियो आइसोटोप ऑफ कार्बन 6C14 हैज अ हाफ लाइफ ऑफ दिस मच, नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ लिविंग दिस
A bone specimen civilization gives an activity of 9 decades per minute per gram. Find the approximate age of civilization. एक बात ध्यान रखना, ये कार्बन डेटिंग का क्वेश्चन। कार्बन डेटिंग में क्या होता है? इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर बायोलॉजिकल थिंग्स। बायोलॉजिकल थिंग्स का मतलब विच टेक्स ब्रेथ। अब मैं स्टोन्स की बात करूं या मड की बात करूं तो उसमें आप कार्बन डेटिंग नहीं लगा सकते, क्योंकि ना तो उसके अंदर 6C12 होता है ना 6C14 होता है। ठीक है, तो वी विल अप्लाई ओनली फॉर प्लांट्स एज वेल एज लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में मान लो बोन है, बोन में जिस समय वो डेथ हुई उस समय कार्बन 14 और कार्बन 12 दोनों थे, और कार्बन 14 डिके होना स्टार्ट हो गई। तो उस समय की जो एक्टिविटी है, उस समय की जो एक्टिविटी है और इस समय की जो एक्टिविटी है, नेचुरली बात है कि जो हमारे नंबर ऑफ एटम 6C14 में एट द टाइम ऑफ डेथ थे उससे कम बचेंगे, क्योंकि बराबर डिके होते जा रहे हैं। बराबर डिके होने से क्या एक्टिविटी कम होती है? यदि तो एक्टिविटी एट एनी इंस्टेंट बराबर इनिशियल एक्टिविटी। याद है? इनिशियल एक्टिविटी इनटू क्या था? बात बताओ, फॉर्मूला बताओ। एक्टिविटी एट एनी इंस्टेंट, ये बताओ। ए बराबर माइनस लैम्डा एन बताया था कि नहीं? ए बराबर माइनस लैम्डा एन बताया था मैंने, याद करो। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? ए बराबर माइनस लैम्डा एन और एन बराबर एन नॉट, एन बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। एन बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, यानी हम चाहें तो लिख सकते ए बराबर इस एन नॉट को क्या ए नॉट बाई लैम्डा लिख सकते हैं, इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा टी हो जाएगा। ये माइनस हटा दो आप। क्यों भाई, गलत तो नहीं बता रहा हूं मैं? थोड़ा फॉर्मूला देखो जरा अच्छी तरह से, एक मिनट फॉर्मूला नोट करो जरा। ये सही लिखा है मैंने फॉर्मूला ही गलत लिखा है? ए बराबर ए नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, या लैम्डा का मल्टीप्लाई होता है? बोलो जरा, लैम्डा का मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है? हेलो हेलो, शायद गलत लिखा मैंने। ये होता है यार, गलत हो गया। ये होता है फॉर्मूला, एन बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। ये है नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट एट एनी इंस्टेंट, एन नॉट इज इनिशियल, और डीके होता है ए इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एन, ये बताया था मैंने आपको। तो अगर मैं रेट एट एनी इंस्टेंट टी एंड रेट एट एनी इंस्टेंट T2 देखो, मान लो ये T1 पे देखा और T2 पे देखा, तो क्या लिखूंगा मैं इसे? बताओ, बोलो। एन नॉट, जल्दी बोलो, इसको क्या लिखूंगा मैं? एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा एन की वैल्यू रख रहा हूं। एन नॉट तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, अरे हो जाएगा कि नहीं? ई की पावर माइनस लैम्डा T1 और अपॉन एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा T2। मान लो मैंने T2 बराबर 0 पर देखा और ये किसी भी इंस्टेंट T पर है, आपको एज निकालनी है। एन नॉट से एन नॉट कैंसिल, लैम्डा इज इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, 0.693 अपॉन टी हाफ, होता है कि नहीं होता? टी हाफ। तो उसने किसी भी इंस्टेंट पर एक्टिविटी देखी, तो उसने एक्टिविटी देखी भाई, कितनी एक्टिविटी देखी? 9 डिके पर ग्राम पर मिनट है, ध्यान रखना। और इनिशियल एक्टिविटी टी बराबर 0 पर है 15 डिकेज पर मिनट। तो यहाँ पर दोनों चीज सेम है, 9 डिकेज पर मिनट पर ग्राम, और ये 15 डिकेज पर मिनट पर ग्राम एट टी बराबर 0। और ई की पावर लिख सकते हैं माइनस लैम्डा, कॉमन ले लो, T1 माइनस T2। T1 इज द एज एट दैट इंस्टेंट, T1 माइनस T2, और T2 0 है। T2 कितना है? 0, और लैम्डा की वैल्यू है 0.693 अपॉन टी हाफ, और टी हाफ दिया हुआ है देखो 5730 ईयर्स,
5730 ईयर्स। तो इससे हम क्या T1 निकाल सकते हैं, T2 को 0 पुट कर दो। थोड़ा सॉल्विंग है और कुछ नहीं। कर सकते हैं कि नहीं? रिप्लाई करो भाई। नमन, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है कि नहीं? हेलो हेलो, अरे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा भाई। दूसरा पार्ट है, कैन वी फाइंड एज ऑफ एन ओल्ड वोल्केनिक रॉक बाई सेम कार्बन डेटिंग प्रोसेस। मैंने अभी वक्त बताया, रॉक जो है नॉन बायोलॉजिकल थिंग है। क्या है रॉक? सर हाँ सर अपन वो भी तो मतलब यूज कर सकते थे दैट A0 अपॉन 2 की पावर माइनस T बाय T हाफ। एक ही बात है, उससे भी यही आएगा, इससे भी वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? यस तरीका सर। वही। इसमें एक्टिविटी दी है, देखो आपको एक्टिविटी को हम, जब भी हमें एक्टिविटी एट एनी इंस्टेंट दिया है टी, हमें किसी भी इंस्टेंट टी पर एक्टिविटी दी है और हमें इनिशियल एक्टिविटी मालूम है, इनिशियल एक्टिविटी मालूम है टी बराबर 0 पर, तो हम इस रिजल्ट को यूज करके कार्बन डेटिंग की तरह उस प्लांट की या उस बोन की एज निकाल सकते हैं कि कितने समय पहले वो डेड हुआ था। समझ में आया? आया कि नहीं? यस सर। एक्टिविटी एट एनी इंस्टेंट टी एंड एक्टिविटी इनिशियली टी बराबर 0 पर, इसका रेशियो ले लो। और आप जानते हो एक्टिविटी इज इक्वल टू होता है माइनस लैम्डा एन, और एन की वैल्यू होती है एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। तो यू कैन सॉल्व। नहीं कर सकते आप? अरे कर सकते कि नहीं? हाँ सर कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। पहले के दोनों पार्ट समझ गए आप। दूसरा क्वेश्चन है 13 अल्मोनियम एब्जॉर्ब अ न्यूट्रॉन, इट बिकम्स वन ऑफ द फॉलोइंग आफ्टर स्टेबलाइजेशन। एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब किया, एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने पर एक कंफर्म सी बात है कि इसका एटॉमिक मास नंबर 1 से बढ़ जाएगा, 27 की जगह 28 हो जाएगा। हो जाएगा? यस सर। अब मेन चीज क्या है, 28 के तो यहाँ पर 3 है, देखो आप, AL भी है, SI भी है और SI भी है। दिया है कि नहीं? सर हेलो? SI लेके और बीटा माइनस एमिट कर देगा। हाँ, क्योंकि मेन चीज है स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। ये कहाँ की तरफ जाएगा? कहाँ की तरफ जाएगा? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। और जैसे ही ये AL एब्जॉर्ब करेगा तो SI, इसमें थोड़ा याद करने वाली बात है कि सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें से एक बीटा भी एमिट करेगा ये। हेलो हेलो, हाँ सर। ये शायद आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, जहां तक मेरा अंदाज है। नहीं पढ़ा गया? यस सर। यस सर। पढ़ा है कि नहीं? एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर एक चीज होती है कि एल्यूमिनियम 1327 प्लस 0N1, 0N1 का मतलब न्यूट्रॉन, इसने एब्जॉर्ब किया, तो ये SI को कहते हैं सिलिकॉन। क्या कहते हैं SI को? सिलिकॉन। सिलिकॉन। ये 1328 पे कन्वर्ट होगा, लेकिन ये एक एक्साइटेड स्टेट में होता है। किसमें होता है? किसमें होता है? एक्साइटेड स्टेट। स्टेट में। तो एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद ये ग्राउंड स्टेट में लौटेगा, और ग्राउंड स्टेट में लौटते समय इसमें एक खास बात याद रखनी है कि बीटा नेगेटिव को एमिट करता है, यानी -1 0 को, -1 E0 को एमिट करता है, प्लस एनर्जी को एमिट करता है, प्लस एनर्जी, प्लस जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ। जब एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो 28 अब प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ। ध्यान रखना, न्यूट्रॉन कम हो गए लेकिन प्रोटॉन बढ़ गए, यानी एटॉमिक मास नंबर 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? हेलो, क्या हो जाएगा? Yes, 14। sir. दिस इज द आइसोटोप, आइसोबार ऑफ सिलिकॉन। ये भी सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन है, लेकिन ये सिलिकॉन एक्साइटेड स्टेट में, ये ग्राउंड स्टेट में आ गया। ग्राउंड स्टेट में लौटते समय एक तो ग्राउंड स्टेट में लौट रहा है तो एनर्जी को एमिट करेगा, साथ में एक बीटा पार्टिकल एमिट करेगा। तो थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, इसमें जो 3 ऑप्शन दिए हैं तीनों ही 28 वाले हैं, लेकिन इसमें याद रखने वाली बात है जो स्टेबल होगा वो ये है। क्लियर हुआ? हेलो, क्लियर हुआ? यस सर। अब 5वां सवाल देखो, मैं सर, 2-2 छोड़ और रहा हूँ। सर एक और चीज आ रही है इसमें कि सर अपन अगर देखें तो 28 डिवाइडेड बाय 14 सर हाँ अपन, और 14 डिवाइड बाय 14 तो सर प्रोटॉन न्यूट्रॉन रेशियो भी अपना बना रहा है। हाँ बिल्कुल सीधी बात है, मोस्ट स्टेबल ऐसा ही है। मोस्ट स्टेबल इन तीनों में कौन सा है? N/Z का रेशियो सिर्फ SI में बने। देखो यस SI सर। में
सिर्फ 14/14 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का रेशियो 1 है, यानी मोस्ट स्टेबल इन सब में सबसे ज्यादा कौन है? सी है कि नहीं है? Yes, देख sir. लो आपने। अच्छा, क्वेश्चन नंबर मैं 2 छोड़ रहा हूँ क्योंकि दोनों में ये थोड़ा सा क्या है कि कैलकुलेशन ज्यादा है, तो मैं 2 छोड़ रहा हूँ। कर लिए होंगे मेरे ख्याल से, थर्ड फोर्थ कर लिए होंगे। हेलो, मास Yes, डिफेक्ट के sir. क्वेश्चन है, तो दिक्कत तो नहीं है इसमें? सर वो थ्रेशोल्ड एनर्जी में वो फॉर्मूला यूज किया था, बस वो सही है क्या? 1 + m अपॉन कैपिटल M इंटू क्यू। वही वाला फॉर्मूला मैंने बताया था आपको थ्रेशोल्ड का, मतलब क्यू वैल्यू हाँ जो सर। है, जो क्यू वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, क्यू वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, यानी क्यू वैल्यू जो है, क्यू वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू, अगर 0 है, मतलब 0 है इसका मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी, बात समझे? और क्यू का मतलब है Yes, sir. मास ऑफ प्रोडक्ट माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट इंटू 931। अब देख लीजिए, आप जो रिएक्शन आपको दी है, आपको जो रिएक्शन दी है, राइट हैंड साइड में दो ड्यूटेरियम है और लेफ्ट हैंड साइड में एक हीलियम है और एक न्यूट्रॉन है, सबके मास दिए हैं। तो आपका जो मास डिफरेंस आएगा वो मास डिफरेंस इंटू 931 कर दो। मास डिफरेंस का मतलब 1h2 का मास प्लस 1h2 का मास, ये आपके लेफ्ट हैंड साइड के मास है, इनका मास कर दीजिए, नीचे दिया हुआ है AMU में, माइनस मास ऑफ 2He4, ये भी दिया हुआ है, प्लस मास ऑफ 1 नाइट्रोजन न्यूटन, तो 0n1 दिया हुआ है मास। देखो आप उसी क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा, अगर ये वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, क्या है भी, अगर ये वैल्यू क्या है, हेलो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब अगर ये इक्वल टू 0 है तो थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए, क्या चाहिए हमें? थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो ये जो मास डिफरेंस है यही थ्रेशोल्ड एनर्जी है, यानी इतनी एनर्जी से ये बाइंड है। नहीं समझ में आया? इतनी एनर्जी रिलीज हुई है, मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो सर तो हेलो, फिर एक C² भी आएगा ना? हाँ, अरे मैं मास डिफेक्ट बताया, मैंने क्या बताया अभी? यस सर। मैं क्या मास बता रहा हूँ? डिफेक्ट। मास डिफेक्ट की जो बात कर रहा हूँ, तो मास डिफेक्ट, तो एनर्जी जो लिबरेटेड होती है, ठीक है, ये इंटू 931 कर दो, आप इंटू 931 कर दो, और इन सारे मासेस को आप AMU में लो, दिया हुआ है, तो ये क्या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया? क्या आ गया ये? हाँ सर। इतनी एनर्जी रिलीज होती है, इतनी एनर्जी क्या होती है भाई? हेलो, रिलीज। अब इतनी एनर्जी हमारी रिलीज होगी। अब ये बताओ, अगर Q वैल्यू नेगेटिव आए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर Q वैल्यू नेगेटिव आए तो उसको एनर्जी इतनी चाहिए, लिख लो इस लाइन को, इफ Q इज नेगेटिव, मान लो मास ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन मास ऑफ रिएक्टेंट्स, then Q value is negative, so this amount of energy is needed, तो वो कहलाएगी थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? थ्रेशोल्ड एनर्जी। और अगर Q की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो एनर्जी विल रिलीज व्हेन ग्रेटर देन 0 और इज इक्वल टू 0, यानी नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, कोई एनर्जी नहीं चाहिए। समझ में आया? यस सर। तो ध्यान रखिएगा, जब Q नेगेटिव आए तो इसका मतलब एनर्जी इज नीडेड, और अगर Q ग्रेटर देन 0 आए इसका मतलब दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रिलीज। क्लियर है? जी सर। क्लियर है? तो थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब है जब Q नेगेटिव आए तो जो डिफरेंस आ रहा है नेगेटिव का, दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू इनिशिएट दैट रिएक्शन। क्लियर हुआ? यस क्लियर सर। हुआ कि नहीं? हाँ, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, हो गया कि नहीं? 5वां क्वेश्चन बताइए। शिवानी तुम भी बोलो, माइक सही करा लो। नव्या तुम्हारा हुआ 5वां? अरे 5वां हुआ कि नहीं? हेलो समृद्धि, तुम आवाज, सब कोई तो रिप्लाई करे। नहीं हेलो, सर, 5 वाला डाउट है। चलिए, उन्होंने कहा है फॉर कोलिजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ 13Al27 एंड 52 125 की, इसको क्या कहते हैं? टेरिलियम।
इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया मुझे नहीं मालूम क्या Yes, sir. टेरिलियम। Tellurium. हाँ Tellurium. मैं तो अंदाज से बोल देता हूँ, मुझे पीरियोडिक टेबल रटी थोड़ी है। क्यों भाई? उसने A0 Yes, sir. और A0 एल्यूमिनियम के लिए दिया है 27 Al के लिए, और एक ए दिया है आपका टेरिलियम जो भी है ट्यूरियम, वो 125 दिया है। उसने ये कहा है फॉर कोलिजन ऑफ न्यूक्लियस दिस द इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया। अब देखो, अगर मान लो दो न्यूक्लियस कोलाइड करते हैं, अगर दो न्यूक्लियस कोलाइड करते हैं तो जो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया होगा क्या वो न्यूक्लियस जब इस रेंज में आ जाएंगे तब कोलाइड कर सकते हो? हेलो, बात समझ में नहीं आई? इसका नहीं, डायमीटर sir. और इसका डायमीटर, अगर इन दोनों के सेंटर्स के बीच का गैप, अगर दोनों के अगर दोनों के सेंटर्स का बीच का गैप अगर दोनों की रेडियस के सम के बराबर है, किसके बराबर है? हेलो, Sum Sum के के। बराबर. सम के बराबर है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो क्या टकराएंगे निश्चित है? ये इस रेंज में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? Yes, sir. क्या वो Yes, बॉल sir. अगर ऐसे आ रही है, कैसे आ रही है? कब वो टकराएंगे? जब दोनों के सेंटर्स के बीच का गैप दोनों की रेडियस के सम के बराबर हो, यानी इससे कम होगा तो पक्का है टकराएंगे। नहीं क्लियर हुआ? हेलो, Yes, sir. एक बात ध्यान रखो, अगर दो न्यूक्लियस के सेंटर्स के बीच का गैप दोनों की रेडियस के सम के बराबर है या उससे कम है तो निश्चित है मॉलिक्यूल टकराएगा ना कि नहीं टकराएगा? मुझे बताओ आप। अगर दोनों के सेंटर्स के बीच का गैप दोनों की रेडियस के सम से ज्यादा है तो दूर दूर से निकल जाएंगे ना ये। अरे यार, एक बॉल ये है, एक बॉल ये है, दोनों के बीच के सेंटर के बीच का गैप क्या दोनों की रेडियस के सम से बड़ा है? तो मान लो ये इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, टकराएगा कभी? टकराएगा क्या नहीं, कभी sir. ये? तो अगर बीच का गैप d ग्रेटर देन R1 प्लस R2 है, यानी दोनों की रेडियस के सम से ज्यादा है, तो दे विल नॉट कोलाइड। और अगर d की वैल्यू लेस और इक्वल है R1 प्लस R2 के, तो टकराएगा पक्का है कि नहीं टकराएगा? हाँ, sir. तो अब ध्यान से सुनो, एक ट्यूब है जिसके क्रॉस सेक्शन की रेडियस R1 प्लस R2 है, तो जितने भी मॉलिक्यूल होंगे सब आपस में टकराएंगे। टकराएंगे कि नहीं? तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन Yes, कितना sir. हो जाएगा बताओ? पाई d स्क्वायर। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई? अरे हाँ, sir. Pi d square. पाई d स्क्वायर हो जाएगा ही नहीं। ये मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, ये मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, यानी एक क्रॉस सेक्शन लिया हमने, जो क्रॉस सेक्शन की जो रेडियस है, जो क्रॉस सेक्शन की रेडियस है वो R1 प्लस R2 है। तो R1 प्लस R2 में जितने भी मॉलिक्यूल होंगे सब टकराएंगे ना? अरे टकराएंगे कि नहीं? हाँ, sir. तो पाई R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ये वो क्रॉस सेक्शन होगा जिसमें जितने भी न्यूक्लियस है दे विल स्ट्राइक। अब R1 बराबर क्या R0 a की पावर 1/3 होता है? बताया था कि नहीं बताया था? R हाँ, बराबर sir. R0 a की पावर 1/3 होता कि नहीं? अरे होता कि नहीं? Yes, sir. और R0 की वैल्यू शायद 1.2 इंटू 10 की One. पावर हाँ, sir. -15 होती है। हाँ, sir. और A0 पहले वाले का 27 है, 27 की पावर 1/3 क्या 3 हो जाएगा? 27 की पावर 1/3 क्या 3 हो जाएगा? Yes, sir. हेलो, तो सब में कितना कॉमन आ जाएगा? पहले तो कॉमन ले लो, 1.2 इंटू 10 की पावर -15 का स्क्वायर कॉमन ले लो पहले, तो दोनों में कॉमन आएगा। और इसमें आएगा 27 की पावर 1/3 यानी कि 3 और 125 की पावर 1/3 यानी 5 का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? आएगा ये? Yes, sir. और ये है फेम्टोमीटर, किसमें है ये? FM में। तो आंसर आपका फेम्टोमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या आएगा आंसर? Femtometer square. सर ये वाला R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, पाई ऑफ R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ये वाला कंसेप्ट एक बार और समझा दीजिए. ये सोचिए आप, दो बॉल हैं, दोनों बॉल जब आपस में टकराएंगी, टकराने की कंडीशन ये होगी दोनों के सेंटर्स के बीच का गैप दोनों की रेडियस के सम से या तो छोटा हो या बराबर हो जाए।
जस्ट बराबर में जस्ट टच करती हुई निकल जाएगी ना। Yes, sir. तो इसका मतलब है अगर दोनों के बीच के सेंटर्स का गैप R1 प्लस R2 है तो उस समय कंडीशन फॉर कोलिजन, यानी इससे कम है तो कोलिजन है, इससे अगर इसके बराबर है तो लिमिटिंग कंडीशन, यानी जितना भी ये क्रॉस सेक्शन लेंगे हम उस क्रॉस सेक्शन को सर्कुलर मानेंगे, उस सर्किल की रेडियस को R1 प्लस R2 मानेंगे, तो जितने भी न्यूक्लियस उसके अंदर होंगे दे ऑल विल कोलाइड। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. समझ में आया कि नहीं आया ये? हाँ सर। आया, आ गया भाई। शिवानी तुम्हारा रिप्लाई नहीं आ रहा, नव्या ना तुम्हारा आ रहा है ना स्मृति तुम्हारा आ रहा है। प्लीज रिप्लाई करो, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। हाँ ये अच्छा है क्वेश्चन, ध्यान रखो। अच्छा मैं दो छोड़ के करा रहा हूं। चलिए 8वां क्वेश्चन थोड़ा थ्योरेटिकल है। देखो मैं 2 क्वेश्चन छोड़ दिए मैंने, 6वां 7वां। 3 रेडियोएक्टिव सोर्सेज ABC ऑफ सेम एक्टिविटी 25 मिली क्यूरी। आपको 1 क्यूरी बताया था मैंने, 3.7 into 10 की पावर 10 3.7 into 10 की पावर 10 DPS। disintegration याद per है? second. हाँ, Yes, sir. DPS का मतलब है डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। आर डम्प्ड इन अ पॉन्ड एज वेस्ट। सोर्स A emit 1 billion electron volt gamma rays. Source B emits 2 million electron volt gamma rays. Source C emits 2 million electron volt alpha rays. Order of relative danger of A, B and C. इसमें याद करने वाला मेमोरी वाला क्वेश्चन है। इसमें खास बात यह है कि जो गामा रेज है उसकी पेनिट्रेशन पावर हाई होती है लेकिन आयोनाइजेशन पावर सबसे वीक होती है। और ध्यान Yes, रखो sir. कि आयोनाइजेशन पावर हाई है, दैट इज मोस्ट डेंजरस फॉर द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी के लिए जो आपकी अल्फा रेज है उनकी आयोनाइजेशन पावर गामा से ज्यादा है। तो इसका मतलब अल्फा रेज आर मोस्ट डेंजरस देन गामा रेज। और गामा रेज में भी वो और ज्यादा डेंजरस है जिसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, और जिसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है यानी उनकी एनर्जी ज्यादा है। यानी बी वाले सोर्स की जो गामा रेज है वो 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर है, ए वाले की गामा रेज 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे है। तो गामा रेज का कंपेयर करें तो बी की गामा रेज इज मोर डेंजरस द गामा रेज ऑफ ए। बट अगर हम ओवरऑल डेंजरस की बात करें तो अल्फा इज मोर डेंजरस बिकॉज द आयोनाइजिंग पावर ऑफ अल्फा इज मच ग्रेटर देन गामा। क्लियर है? Sir, but why मतलब ऐसा क्यों है कि उसकी आयनाइजिंग पावर बहुत ज्यादा है? ये तो केमिकल रिएक्शन है भाई, और गामा रेज केमिकल रिएक्शन होता होगा ना, ये आयोनाइज कर देती होगी ये। अब ये तो हम कैसे कह सकते हैं, ये फिजिक्स में नहीं होता। फिजिक्स में हम इतना समझा सकते हैं कि ये अल्फा जो है, बात सुनो, अल्फा के अंदर चार्ज होता है 2 पॉजिटिव, होता है 2 पॉजिटिव। Yes, sir. डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम अल्फा रेज होती है ना, Yes, अल्फा sir. पार्टिकल। अब ये चीज केमिस्ट्री में है कि आयोनाइजिंग पावर किस चीज पे डिपेंड करती है। क्यों भाई, आयोनाइजेशन आप उसमें पढ़ते हैं ना, आयनिक में। Yes, sir. सर वो पोलर में तो फजान्स रूल वगैरह यूज होते हैं। हाँ तो अपने यहाँ नहीं होता जी, फिजिक्स में नहीं बताते। फिजिक्स में तो फिजिक्स में तो तैयार पिज्जा मिलता है कि भैया सीधा खाओ, नहीं समझे? Yes, हेलो, sir. हाँ अब ये पिज्जा बनाने की विधि जो है ये केमिस्ट्री में बताई जाती है कि ये कैसे बना, कैसे आयोनाइज हुआ, कौन से मॉलिक्यूल थे, क्या थे, ये हम नहीं बता सकते, हमें आता है। ठीक है भाई, ठीक है। Yes, sir. हमें तो ये बता दिया जाता Yes, है sir. कि अल्फा की आयोनाइजिंग पावर ग्रेटर होती है बीटा से, और बीटा की आयोनाइजिंग पावर ज्यादा होती है गामा से। ठीक है। और हमारी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर अगर आयोनाइजेशन स्टार्ट हुआ दैट इज मोर डेंजरस। कोई चीज आपको पेनिट्रेट करके निकल जाए वो ज्यादा डेंजरस है कि आपके टिश्यूज को जो डेंजरस करके निकले, टिश्यूज को जो आयोनाइज कर दे वो ज्यादा डेंजरस होगी। Yes, sir. बताओ कौन ज्यादा डेंजरस होगी? सर जो टिश्यूज को डैमेज करके निकल बस जाए। सीधी बात है, जो टिश्यूज को डेंजरस करेगी वो ज्यादा डेंजरस है। तो अल्फा ऐसे ही करती होगी। अब उसके बायोलॉजिकल रिएक्शन क्या है, उसके केमिकल रिएक्शन क्या है, ये तो भैया ये तो हमें नहीं मालूम। ठीक है। Yes, sir. हेलो, हाँ अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 11वां। 2 छोड़ दिए, ठीक है, 2 छोड़ रहा हूं मैं, 2 छोड़ रहा हूं Yes, sir. भैया। ठीक है, बता जी देना, सर। क्योंकि इसलिए छोड़ रहा हूं कि कुछ लोगों ने नहीं किए हैं तो कम से कम 2 तो कर लें।
जिससे रिवीजन भी हो जाए। तुमने कितने करे शिवानी? शिवानी तुम्हारा तो रिप्लाई ही नहीं आ रहा बिल्कुल, जाने क्या हो गया। इन CO2 carbon dioxide obtained from atmospheric air, a small fraction of 1.3 into 10 की पावर -12 is the radioactive isotope। उसने ये कहा है कि हमने कोई सैंपल उठाया, उस सैंपल में 1.3 into 10 की पावर -12 जो थे वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप थे। If 200 grams of carbon fragment is found in an animal's bone in an archaeological site shown an activity of 16 days, कितनी अभी उसकी 16 days है in 1 second, then the age of bone is, ठीक है। इसमें खास बात देखो कि CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 44। हाँ 44। तो 200 ग्राम है, तो 200 ग्राम में कितने मोल हो गए? 200 अपॉन 44, इतने मोल हो गए। और Yes, एक sir. मोल में कितने एटम हो गए? 6.023 6.022 into 10 की पावर 23 into 10 की पावर 20, इतने टोटल हैं। और इसमें कितना फ्रैक्शन है किसका? रेडियो एक्टिव कार्बन का 1.3 इंटू 10 की पावर -12, ये नहीं है भाई? Yes. समझ Yes, में आ रहा sir. है कि नहीं आ रहा है? ये बताओ। Yes, sir. इतने क्या है हमारे पास? इतने क्या है? रेडियो एक्टिव कार्बन क्या है? इतने क्या है हमारे पास? Radioactive carbon. हाँ, अब मेन चीज ये है कि इतने हमारे पास रेडियो एक्टिव कार्बन है। अब हम ये देखें कि जो एक्टिविटी दी है टी पर समथिंग, टी पर कितनी एक्टिविटी दी है? टी पर किसी भी इंस्टेंट टी पर क्या एक्टिविटी दी है? किसी Sir, भी इंस्टेंट, activity of 16 decays in 1 second. हाँ। तो शुरुआत में, बिल्कुल शुरुआत में एक मिनट, बिल्कुल शुरुआत में एक्टिविटी कितनी दी है मालूम है कुछ? हेलो सर, जितने नंबर ऑफ अभी पार्टिकल्स हैं उतने ही पार्टिकल्स इनिशियली रहेंगे। मैं बता, dn अपॉन dt, यानी एक्टिविटी को dn अपॉन dt कहते हैं ना। ए बराबर क्या होता है? ए नॉट, ए बराबर माइनस लैम्डा टी ए नॉट, ई की अरे पावर लैम्डा एन माइनस, होता ना। अरे यार, ए बराबर कितना होता? माइनस लैम्डा एन, और एन को क्या लिख सकते हैं? एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। लैम्डा टी है। और लैम्डा एन नॉट क्या एक्टिविटी एट टी बराबर 0 है? यस सर। नहीं है। एक्टिविटी एट टी बराबर 0 इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ये होती कि नहीं होती भी? यस सर। ये होती है कि नहीं होती है? अब मेन चीज ये देखो कि t बराबर 0 पर क्या एक्टिविटी है? t बराबर 0 पर क्या एक्टिविटी है उसकी? t बराबर 0 पर ये बताओ, लैम्डा कितना दिया है? लैम्डा कितना दिया है? लैम्डा सर, कितना दिया है लैम्डा इसने? दिया है 3.83 into 10 की पावर -12। 3.83 इंटू 10 की पावर -12 दिया है। और एन नॉट आपका ये है, ये एन नॉट है कि नहीं है? यस सर। तो भाई एन नॉट है कि नहीं? अरे एन नॉट तो ये है ना। यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ। तो लैम्डा एन नॉट से क्या ए नॉट मालूम चल जाएगा? हाँ सर। ठीक है कि नहीं? देखो ये एन नॉट है, ये इनिशियल है ना। हेलो हेलो, तो इससे इनिशियल एक्टिविटी मालूम चलेगी कि नहीं मालूम चलेगी? ए नॉट। अब ये जो आपने निकाला, ये ए नॉट दिया है, ये निकाल चुके हम। और ये वाला जो ए दिया है, देखो आप क्वेश्चन में,
ये ए आपको दिया है 16 डिकेज इन 1 सेकेंड, 16 डिकेज इन 1 सेकेंड, ये ए दिया है। और ये वाला जो है इतने डीपीएस है, इतने पर सेकेंड है टी बराबर 0 पर। तो यहाँ पर ए की वैल्यू दी है उन्होंने 16, ए की वैल्यू कितनी दी है 16, और ये वाली वैल्यू आपने यहाँ से निकाल ली डी की पावर लैम्डा, लैम्डा गिवन है और टी हमें निकालना है। टी क्या करना है हमें, हेलो, टी हमें निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो आप लिख दो 16 और इसकी वैल्यू करीब आएगी कितनी, देखो सॉल्व करो। इसकी वैल्यू कितनी दी है लैम्डा की वैल्यू दी है 3.83 इंटू 10 की पावर -12 दिया ना। और एन नॉट की वैल्यू सॉल्व करने पर कितनी आएगी, पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लो, ये पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लो तो ये 50 आ रहा है। कितने आ रहा है, हेलो, Yes, sir. 50 सॉल्व कर लो आप, 50 आ रहा है। इतना कर लोगे ना सॉल्व, मल्टीप्लाई कर लोगे ना। Yes, sir. Yes, sir. तो ये 16 है और ये 50 है, तो 16 बराबर 50 और e की पावर माइनस लैम्डा को लिख दो 3.83, लैम्डा की वैल्यू रख देना बाद में, इंटू टी। अब दोनों तरफ लॉग ले लो, दोनों तरफ क्या ले लो, लॉग। तो ये हो गया लॉग 16, लॉग 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 यानी 4 ln 2 माइनस लॉग 50 को लिख दो लॉग 100/2 यानी लॉग 100 इधर ले जाओ, लॉग 100 को लॉग 10। सर 2 से डिवाइड करके दोनों साइड और लॉग ले हाँ, लेते ऐसा हैं कर- क्योंकि हाँ, डायरेक्टली मतलब मेन चीज मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इन्होंने एक वैल्यू भी दी है आपको साइड में, देखो हाँ सर ln 25/8 की वैल्यू दिया जाएगा, ln 25/8 sir. कितनी आ जाएगा, यानी 25/8 उसे डिवाइड कर लिया बराबर क्या e की पावर लैम्डा टी हो जाएगा, इधर जाके प्लस हो जाएगा, क्यों भाई। Yes sir. और दोनों तरफ लॉग ले लो तो 25/8 की डायरेक्ट वैल्यू दी है 1.1, कितनी दी है इसने 1.1 बराबर लैम्डा की वैल्यू दी है इंटू टी। क्या इससे हम टाइम निकाल लेंगे, Yes लैम्डा sir. की वैल्यू दी है, देखो हो जाएगा ना सॉल्व, हेलो, हो जाएगा Yes, कि sir. नहीं। Yes sir. एक बात ध्यान रखो, एक हीलियम में कितने न्यूक्लियन होते हैं, एक हीलियम में कितने न्यूक्लियन होते हैं, 4। Yes sir. एक हीलियम में 4 न्यूक्लियन होते हैं, लेकिन उन चारों न्यूक्लियन का मास और अकेले हीलियम का मास कौन सा ज्यादा होगा, 2He4 का ज्यादा होगा क्या, मास ऑफ दिस क्या बड़ा Sir, होगा mass of individual 4 टाइम्स ऑफ mass of individual मास ऑफ nucleons ज्यादा होगा. 0n1 ये जो हीलियम का ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा, सीधी बात है, 4 Sir, न्यूक्लियन का ज्यादा होगा। न्यूक्लियन का. समझ में आया, इसलिए क्वेश्चन एक Yes आया sir. था कि एक हीलियम निकालने की जगह 4 न्यूक्लियन को नहीं निकाल पा रहा हूं, बिकॉज द मास ऑफ 4 न्यूक्लियन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ हीलियम, तो मास डिफेक्ट कम आएगा, तो एनर्जी बैलेंस की। तो ध्यान रखिएगा कि जब कोई रेडियो एक्टिव डिके में अल्फा निकलता है तो जरूर 4 उसके न्यूक्लियन निकलते हैं, लेकिन बट 4 न्यूक्लियन कैन नॉट कम आउट इंडिविजुअली, यानी 4 न्यूट्रॉन या 4 प्रोटॉन बाहर नहीं आएंगे, बल्कि इस तरह बाहर आएंगे, क्योंकि मास ऑफ दिस हीलियम इज लेस देन दैट ऑफ 4 न्यूक्लियन। वो याद करने वाली है, मेमोरी वाली बात। अगर 4 न्यूट्रॉन निकलेंगे और न्यूट्रॉन को निकालना आसान नहीं है, क्लियर है, क्लियर है Yes भाई। sir. हाँ, तो कौन सा क्वेश्चन था, 11वां था। अब देखो 14। सर एक चीज पूछनी है सर, कभी हाँ, कभी बोलो। ऐसी चीजें भी, मतलब एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया था कि हाउ कैन वी से दैट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट विद इन द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट विद इन द न्यूक्लियस. हाँ, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है, एक्चुअली एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की बात करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक्चुअली मास बहुत कम होता है इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, और क्वेश्चन क्या था पूरा, ये बताओ। सर यही था कि why can an electron does not, why cannot an electron exist within the nucleus of an atom. इतना सा था। Yes sir. मेरे ख्याल से तो इलेक्ट्रॉन इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा कि इलेक्ट्रॉन एक तो हल्का होता है मास में बहुत, ठीक है। अगर मान लो प्रोटॉन उसके अंदर एग्जिस्ट करता है तो